अस्सलाम वालेकुम। KF1 FAR1 लेक्चर 31 स्टार्ट करते हैं जी। आप लोगों को मैंने कहा था कि आपने 2 अदद सवालों का जो है वो लेजर्स बना के लाए। एक सवाल मैंने ईद से पहले इमीडिएटली पहले करवाया था ईयर एंड रिवैल्यूएशन का। आवाज़ सही आ रही है भाई? अगर आवाज़ नहीं आ रही तो आगे आ जाए, मैंने दूसरा माइक नहीं लगाया हुआ, बच्चे कम ही हैं। एक मैंने ईद से इमीडिएटली पहले वाली क्लास में आपको ईयर एंड रिवैल्यूएशन का सवाल करवाया था, उसमें 2-2 साल का फ़र्क था। दूसरा मैंने आपको उससे 1 दिन पहले 2 दिन पहले इनफैक्ट बीच में टेस्ट की डिस्कशन आ गई थी, मैंने आपको 3 रिवैल्यूएशन वाला ही सवाल कराया था, लेकिन वो स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन थी और उसमें भी 2-2 साल का फासला था। मैंने ये अर्ज़ किया था कि आप लोग लेजर्स बना लीजिएगा आमने सामने 2 सफ़ों के ऊपर इन दोनों सवालों के। कितने बच्चों ने बनाए? चलें अभी बाकी भी बना लें फिर आज, ताकि मैं कल फिर शेयर कर लूँगा लेजर्स, ठीक है ना? लाजमी बना लीजिएगा। बल्कि आज मैंने डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन चूँकि बच्चे छुट्टियों के बाद आते हैं तो मुझे पता है कितने को बच्चे पढ़ के आते हैं, पढ़ने वाले तो आए बैठे हैं, तो इसलिए आज ईयर एंड रिवैल्यूएशन को भी दोबारा रिवाइज़ किया हमने। बस उसमें ज़रा सवाल मैंने छोटा इस तरह से रख लिया, ICAP का एक सवाल था पुराना, ये जिसमें ईयर एंड रिवैल्यूएशन तो हो रही है लेकिन हर साल हो रही है। हमने जो सवाल किया था ईद से पहले उसमें मैक्सिमम कर लिया था हमने, 2-2 साल का फासला था, इसमें 1 साल के फासले से रिवैल्यूएशन हो रही है, ईयर एंड है, और इसी सवाल को फिर डिस्पोजल के अंदर भी इस्तेमाल कर लिया था। तो एक तो ये सवाल करेंगे, फिर डिस्पोजल की थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह कल मज़ीद डिस्पोजल पे दोबारा बात करेंगे। अल्लाह करे लेक्चर ये बच्चे जो सुने आज घर पे बैठे हुए, ये आज सुनकर कल लाजमी पहुंच जाएं। कल इंशाल्लाह हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है? हाफ़ क्लास डिस्पोजल पे मज़ीद लग जाएगी और फिर हाफ़ क्लास के अंदर हम नोट की बुनियाद डाल देंगे, और मंडे से तो फिर फुल फ्लैज जो है वो हैवी किस्म की अकाउंटिंग चल रही होगी हमारी। लेकिन सब कुछ जो पढ़ा हुआ है बस वही, इसीलिए कहा था कि जितना पढ़ा है आपने 18 लेक्चर्स के अंदर PPE का, कम से कम ये ज़रूर आप कर लें अच्छे तरीके से, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं बस यही अब आगे नोट के अंदर अगर 2 से 3 दिन और लगाएंगे इस टॉपिक पर। उसके बाद मैंने आपको शायद बताया भी था कि ये PPE का नोट है, ये सिर्फ इस चैप्टर के अंदर ख़त्म नहीं हो जाना, मैंने इसके बाद IAS 36 करवाना है। जब वो पूरा होना है तो फिर एक सवाल करेंगे जिसमें नोट होगा PPE का, फिर IAS 23 करेंगे, फिर 1 या 2 सवाल करेंगे जिसके अंदर नोट होगा PPE का, फिर IAS 20 करेंगे, फिर PPE के साथ मिक्स होते हैं ना ये जो इंटीग्रेटेड टॉपिक्स हैं, इनको इंटीग्रेट करके भी तो साथ साथ पढ़ना है। जो टॉपिक मिक्स होते हैं तो पर्चे के अंदर तो मिक्स होके आने हैं ना, उसकी तैयारी भी हम कर रहे होते हैं, ठीक है ना? तो बहरहाल ये नोट जो है ये हमारे साथ साथ चलेगा। अभी तकरीबन 15 से 20 लेक्चर्स और ये साथ चल रहा होगा, और साथ जो है वो 3 से 4 टॉपिक्स हम और नए भी कर जाएंगे, लेकिन ये साथ साथ रहेगा, ठीक है ना? उसके बाद फिर थोड़ा सा ये एरिया एक बंच की तरह से है, ये IAS 16, 36, 20, 23 और IAS 40, ये 5 टॉपिक्स का एक बंच है। तकरीबन 30 से 40 नंबर कह सकते हैं कि इसके अंदर से नॉर्मली टेस्ट हो जाते हैं। 30 से 40 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना? हाँ, मतलब पास या फेल करवाने वाले ये नंबर होते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है। चलें जी सवाल देखते हैं। आज हैंडआउट्स मिल गए हैं आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। ईयर एंड रिवैल्यूएशन है, लेकिन इसी सवाल की ना रिक्वायरमेंट C जो है उसमें डिस्पोजल भी है। चलो पहले रिक्वायरमेंट C से पहले रिक्वायरमेंट A देखें। रिक्वायरमेंट A क्या है? प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शंस फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्लांट टू द ईयर एंडेड 30 जून 2013, यानी कि सारी ज़िंदगी की इस एसेट की हमने एंट्रीज करनी है, ठीक है? ओके, सवाल सिंपल है। क्या कहता है जी सवाल के अंदर? ABC लिमिटेड परचेज द प्लांट फॉर 350,000 में सवाल करूँगा ऑन 1 जुलाई 2010। 2 चीज़ें हैं इसके अंदर सवाल के अंदर। एक तो ये चीज़ देखनी थी कि आपको जुलाई से जून वाले सवाल को भी क्लास में एक दफ़ा करवा दूँ, मसला होता है वरना। दूसरी चीज़, कभी ऐसा भी होता है कि आपने हमेशा देखा कि सरप्लस पड़ा है और इतना लॉस आया कि सारे सरप्लस को खा गया। इस सवाल के अंदर ऐसा नहीं होगा, थोड़ा चेंज देखना है। मकसद कहने का ये है कि 2 चीज़ें याद करवाई थी आपको। वर्किंग के अंदर रिवैल्यूएशन के अंदर एक लाइन खाली छोड़ कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखनी है, ठीक है, और सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करना है। अब स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो, एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो, हमें उससे कोई मसला नहीं है। सरप्लस आ जाए, पहले सरप्लस पड़ा है तो ऐड कर दो, लॉस आ जाए पहले सरप्लस पड़ा है तो लॉस को ख़त्म करो, कुछ बच जाए लॉस तो प्रॉफिट लॉस में दो, ना बचे तो फिर सरप्लस का सरप्लस रह गया। तो सिचुएशंस हज़ारों बना लो आप, अपने रूल्स को मत छोड़ो। वर्किंग में एक लाइन छोड़ के रिवैल्यूड अमाउंट लिखो, सरप्लस लॉस रिकॉर्ड करो, ठीक है।
एंट्रीज के अंदर पहले ट्रांसफर की एंट्री करो, फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री करो, जो मर्जी सिचुएशंस बनाते रहो आप, ठीक है। ये 2 असूल आपके साथ रहेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होने वाला। रिवैल्यूएशन बस इतनी सी ही है, कहने का मकसद ये है, ठीक है। तो देखते हैं जी, एबीसी ने 1 जुलाई 10 को 350 का एसेट खरीदा, यूजफुल लाइफ इसकी कितनी है जी 20 साल, तो 350 कॉस्ट आ गई और 20 साल इसकी यूजफुल लाइफ आ गई, ओके। अच्छा, उसके बाद रेजिडुअल वैल्यू नील है। एबीसी यूजेस रीवैल्यूएशन मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है, एंड अकाउंट्स फॉर रीवैल्यूएशन ऑन नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड, यही पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। बुक्स अवेलेबल हो गई हैं? अच्छा, बुक शॉप बंद है, कोशिश करके ये बुक्स जो है वो कल तक आप ले लीजिएगा। लेक्चर नोट्स भी जो है आपको फिर उसके अंदर मिल जाया करेंगे ये वाले। फिर मैं टॉपिक के एंड पे ना आपको ये ज़रूर कर दिया करूँगा कि लेक्चर वाइज लेक्चर नोट्स बना दूंगा, लेकिन उसके अंदर ना ये बड़े बड़े लेक्चर सारे सवाल बीच में आ रहे हैं, इससे ज़रा जान छूट जाएगी आपकी, और आपके पास रिटन फॉर्म में लेक्चर नोट्स अवेलेबल भी रहेंगे। बुक का पार्ट बन जाएंगे ना तो सफ़े घूमेंगे नहीं। टॉपिक के एंड पे फिर ज़रा कम सफ़ों के ऊपर मैं लिख दूंगा लेक्चर 1 जो था इस टॉपिक का, उसमें हमने पेज नंबर फलां के ऊपर फलां सवाल किया, पेज नंबर फलां पे फलां, लेक्चर नोट्स वाले सवाल भी वहीं पे होंगे, पास पेपर भी वहीं पे होंगे। तो आपको वो एक बाद में एक एंड पे टॉपिक एंड पे एक ग्लॉसरी सी मिल जाएगी, लेकिन यूज़ बुक कर लेंगे तो उससे ज़रा फ़ायदा हो जाएगा आपको, ठीक है ना। ओके, अच्छा, नेट रिप्लेसमेंट वैल्यू मेथड वही जो हम कर रहे हैं। डिटेल ऑफ रिवैल्यूएशन परफॉर्म्ड बाय इंडिपेंडेंट फर्म ऑफ वैल्यूज आर एज फॉलोज। 30 जून 11, 12 और 13 पर रीवैल्यूएशन हो रही है, रीवैल्यूड अमाउंट्स हमें गिवन है। रिक्वायरमेंट पहले जर्नल एंट्रीज करनी है, बी रिक्वायरमेंट है एसेट और अक्यूमुलेशन अकाउंट बनाइए, बना लेंगे एंड पे। और तीसरी रिक्वायरमेंट है अज्यूम प्लांट वॉज सोल्ड, अब रीवैल्यूड एसेट बिक रहा है जाकर चौथे साल के पहले दिन, तो पहले 3 साल को एंड तो कर लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं सवाल को, ठीक है, मिलके शुरू करते हैं, साथ साथ आप लोग भी करते जाएं क्योंकि ये रिवीजन ही है आपकी, ठीक है। और फिर साथ ही हम इसको डिस्पोज भी करना सीख लेंगे, ठीक है। तो डेट वर्किंग 1 है हमारी, डेट, डिस्क्रिप्शन, अच्छी बात तो यही है कि हम प्लांट लिख लें अब, क्योंकि अब हमें याद हो चुका एसिड डेबिट, कैश क्रेडिट, अक्यूमुलेशन डेबिट, एसिड क्रेडिट, हम अब वो एंट्रीज हमें याद हो गई हैं, इसलिए अब हम एसिड का अपना नाम लिखने लग जाएं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज के अंदर एसिड नहीं लिखना, अगर प्लांट लिख दिया उसने तो हम प्लांट ही लिखना चाहिए हम, ठीक है। तो प्लांट यानी पौधा, ओके। उसके बाद रीवैल्यूएशन, सरप्लस का कॉलम आ गया और प्रॉफिट एंड लॉस का कॉलम आ गया। चल, उसके बाद आगे हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे और फिर लेजर्स मैंने बना लिए हुए हैं, वो फिर आप बनाएंगे तो फिर वहाँ से आप देख लेंगे, ठीक है जी। तो पहले हम डिस्पोजल को भूल कर यूँ समझते हैं कि ईद से पहले वाली क्लास की रिवीजन कर रहे हैं हम, क्योंकि ईद से पहले वाली क्लास भाई कोई जमाइयाँ ले रहा है, सफ़र करके आया होता है, कोई मोबाइल पे लगा होता है ईद के बाद, है ना। तो थोड़ा सा ज़रा रिवीजन कर लें। पहले 30 जून 13 तक पहुँचेंगे, वही ईयर एंड रीवैल्यूएशन जो आखिरी दिन करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। याद है? कितने बच्चों को याद है? ये याद है कि रीवैल्यूएशन कर रहे थे? ये याद है आइए 16 पढ़ रहे थे, FR 1 की क्लास होती थी, याद है कुछ? चलो शुक्र है, कुछ ना कुछ याद है। चले जी, किस दिन खरीदा हमने एसिड? 1 जुलाई 2010 पर। कितनी कॉस्ट थी इसकी? 350। अब एसिड की लाइफ है 20 साल, ठीक है, और ईयर एंड 30 जून होगा, तो 1 जुलाई 10 को जो साल शुरू हुआ ये ख़त्म होगा 30 जून 10 पे 11। डेप्रीसिएशन लेंगे हम 350 को डिवाइड करेंगे 20 साल से और हमारी डेप्रीसिएशन आ जाएगी 18। जी 332 पर एसेट की बुक वैल्यू स्टैंड कर रही है। अब जो ईद से पहले सवाल किया था ना, उसमें फिर हम 1 साल और आगे भी गए थे, ठीक है ना, दूसरे साल के एंड पे जाके रिवैल्यूएशन की थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज 30 जून 11 पर ही एसेट रीवैल्यू हो रहा है, लेकिन देखो पहले एसेट डेप्रीशिएट होकर 30 जून 11 पे पहुंचा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था स्टार्ट ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन हो तो पहले रिवैल्यूएशन होती है फिर डेप्रीसिएशन।
ईयर एंड रीवैल्यूएशन हो तो पहले एसेट ईयर एंड तक लेके तो आओ, पहले यूज वाला इवेंट है फिर रीवैल्यूएशन वाला, तो पहले डेप्शन की एंट्री करते हैं फिर रीवैल्यूएशन की। तो वही काम हुआ है, डेप्रिसिएशन किया हमने अभी 18 रुपए से डेप्शिट करके एसेट को 332 पे लेकर आए हैं। अब ये 30 जून 11 के ऊपर बुक वैल्यू शो कर रहा है और अब 30 जून 11 पे हम इसको उठाकर ले जाएंगे फेयर वैल्यू पे, ठीक है। तो वर्किंग में क्या करते थे, एक लाइन खाली छोड़ते थे और रीवैल्यूड अमाउंट लिखते। तो 30 जून 2011 पर हमने रीवैल्यूड अमाउंट लिखी कितनी जी, 475, ठीक है। तो कितना आ गया सरप्लस, 143 का आ गया सरप्लस, 475 और 143 जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया बैलेंसिंग फिगर, तो 143 हमारा सरप्लस के कॉलम में बैलेंस स्टैंड कर रहा है। किस दिन, 30 जून 11। अब इसको फिर 30 जून 11 पे डेप्रीशिएट कर लेते हैं दोबारा। 30 जून 11 पे डेप्रीशिएट नहीं करना, ये एंड रीवैल्यूएशन है, पहले डेप्रीशिएट हो चुका है, यहां तक एंट्रीज कर लेते हैं, ठीक है। रीवैल्यू करके इसको रोक दें, अब अगले साल डेप्रीशिएट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री शुरू करते हैं जी। जर्नल एंट्रीज हम कर रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 जी। पहली एंट्री यकम जुलाई 2010 पर, 10 पर बेटा एसेट खरीदने की एंट्री, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट, प्लान डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी, 350 से। उसके बाद 30 जून 11 पर एसेट को डेप्रीशिएट करना है, तो 30 जून 2011 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 18 से। अब सरप्लस का इस वक्त कोई बैलेंस स्टैंड नहीं कर रहा कि ट्रांसफ़र की एंट्री करें, लेकिन आपको जगह छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि मैंने ज़रा आमने सामने साल करने होते हैं, तो अगले सालों की एंट्रीज यहाँ पे सामने कर लूँगा बस, ठीक है ना। आप तरतीब से करें। अब ईयर एंड आ गया, रीवैल्यूएशन का दिन आ गया। रीवैल्यूएशन के दिन एंट्रीज में क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रांसफ़र की एंट्री करते हैं। ट्रांसफ़र की एंट्री क्या होती है ज़रा बताएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और एसेट क्रेडिट, एसेट का नाम लिख दें प्लांट क्रेडिट। अब दोनों तरीके बताए थे आपको, वर्किंग से देखने का तरीका क्या है, इससे ऊपर देखो कोई रीवैल्यूएशन हुई है, नहीं हुई, तो फिर ये 350 और 475 के दरमियान यकम जुलाई 10 से 30 जून 11 तक इस जितनी डेप्शन होगी वो इसके डेप्शन एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर इकट्ठी हुई पड़ी होगी। तो कितनी डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी है, सिर्फ 18 की ही है, उसको ट्रांसफ़र कर दें। ये मुश्किल तरीका है। आसान तरीका क्या है, ये एक्यूमुलेशन क्रेडिट हुआ था, कोई नहीं डेबिट हुआ था उसके बाद, तो फिर इसको ट्रांसफ़र करने, यही अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा होता है, इसको ट्रांसफ़र कर दिया हमने। लेकिन इसलिए मैं वर्किंग से आपको सिखाता हूँ कि हो सकता है एसेट कितनी के तीसरे चौथे साल में मैं खड़ा कर दे, उस दिन हमें ट्रांसफ़र की एंट्री करनी पड़े, तो हमें वर्किंग तो करनी ही करनी है लाजमी, हमें वर्किंग से देखना आना चाहिए एक्यूमुलेशन का बैलेंस कितना पड़ा हुआ, ठीक है ना। चले, हाँ भाई हो गया ट्रांसफ़र, तो फिर सरप्लस है या लॉस है, सरप्लस है, तो सरप्लस की एंट्री करते हैं 30 जून 2011 पर। बोले एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट कितने से, 143। चलें आगे। पहला साल हो गया एंड, कुछ रिवीजन हुई, कुछ याद आया, कुछ याद माजी अजाब तो नहीं है यहाँ पे, नहीं है अजाब यहाँ पे, तो हाफजा नहीं छीने बस अल्लाह, पहले पढ़ा ईद के बाद याद ना रहा, ये भी कोई बात है। अच्छा जी, अब 2012 वाला साल शुरू हुआ, टैक्स पढ़ा हुआ आपने, यकम जुलाई 10 को जो साल शुरू हो गया 30 जून 11 पे ख़त्म हो, उसे 11 वाला साल कह देते होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही 11 में जो साल शुरू हो गया 30 जून 12 पे ख़त्म होगा, उसे 12 वाला साल कह सकते हैं ना। तो ये 11 वाला साल था जी। अब 12 वाले साल पे आए और सवाल को देखते हैं। ओ 12 वाले साल में साल के एंड पे एसेट रीवैल्यू हो रहा है, तो चलो पहले रीवैल्यू कर लेते हैं, फिर डेप्रिशिएट कर लेंगे।
पहले इवेंट हो रहा है यूज़ का, एसेट पूरा साल पहले इस्तेमाल होगा, फिर साल के एंड पे रीवैल्यू होगा, तो पहले डेप्रिसिएशन की एंट्री करेंगे। ठीक है, तो 30 जून 2012 आया और हमने एसेट को करना है डेप्रीशिएट, और 350 को डेप्रिशिएट करेंगे नहीं, 475 को 20 पे डेप्रिशिएट करेंगे नहीं। अच्छा, किस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है? आखिरी रीवैल्यूएशन के दिन। अगर कंफ्यूज होते हो ना, देखो 30 जून 12 को देखोगे ना कंफ्यूज हो गए, ये डेट पहले लिखा ही ना करो डेप्रिसिएशन के सामने। अब ये डेप्रिसिएशन के सामने डेट है ही नहीं, तो डेट ही पहले कौन सी पड़ी हुई है? 30 जून 11, इस दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालो, कंफ्यूजन नहीं होगा। डेप्रिसिएशन के सामने डेट लिखो ही मत, ऐसे 30 जून 12 से परेशान हो जाओ, डेट लिखो ही मत। और वैसे लिख भी दो तो मैंने पक्का याद करवा दिया वो आपको कि हमने रिमेनिंग लाइफ किस दिन खड़े होकर निकालनी है? लेटेस्ट रिवैल्यूएशन के दिन, लास्ट रिवैल्यूएशन के दिन। अब 30 जून 12 लास्ट रिवैल्यूएशन नहीं है, लास्ट रिवैल्यूएशन कब हुई थी? 30 जून 11 पे। तो लिखी भी हुई हो डेट तब भी आप परेशान नहीं होते, आपने पक्का याद किया हुआ जी। तो 30 जून 11 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है, तो 1 जुलाई 10 से 30 जून 11 तक एसेट कितनी जिंदगी गुजार चुका? 1 साल। टोटल लाइफ कितनी थी? सवाल खामोश हो या सवाल वो वाली लाइन लिख दे जो ईद से पहले समझा के भेजी थी कि एसिड की लाइफ में कोई चेंज नहीं आया। एसिड की लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा मतलब क्या है? जो 20 साल थी वो 20 साल ही है। ठीक है, हाँ रिमेनिंग लाइफ हमें निकालनी पड़ेगी अगर रिवैल्यूएशन हुई है तो। याद आ रही है बातें? कुछ हाफजा वापस आ रहा है, याददाश्त वापस आ रही है थोड़ी थोड़ी? चले ठीक है, ऐसे कर रहा है एक भाई बैठ के, हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है वापस। ठीक है, तो 30 जून 11 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकली 19 साल, 19 से डिवाइड कर दिया। और अगली बात, जो एसेट के साथ करते हैं वही सरप्लस के साथ भी हम करते हैं, तो 143 को भी डिवाइड कर दिया 19 से। ठीक है जी, अब बेशक डेट लिख दो 30 जून 2012। तो फिर 30 जून 2012 पर हमारी बुक वैल्यू आ जाएगी, वो तो 25 की डेप्रिसिएशन आई, तो ये बन गया 7 नहीं बनता, 8 आ रहा है, कोई बात नहीं, राउंड करते रहो, खैर 8 कर दो, नो इशू नो इशू। आप कहोगे जी बराबर नहीं हो रहा, या राउंडिंग का डिफरेंस है ना, वरना लिख लो 7.5, फिर एग्जैक्ट आ जाएगा, कोई मसला नहीं। ठीक है ना, 8 खैर कोई बात जी। बुक वैल्यू 450, 135। ठीक है जी, ठहर जाओ भाई, सामने नहीं आ रही, लाइन ही ना लगी मेरे पास। 450 और 135, अब ठीक जी। अब रीवैल्यू हो रहा है ऐसे। ठीक है, वैसे तो यहां तक एंट्री कर सकते थे, लेकिन पूरे साल की एंट्रीज एक ही बार कर लेंगे। अब 30 जून 12 पे एसेट रीवैल्यू होकर 390 पे चला गया, तो वर्किंग में क्या करेंगे? एक लाइन खाली छोड़ेंगे। मैं तो डेट इसलिए लिखता हूँ, मेरे पास लाइन नहीं ना होती, तो 30 जून 12 पे एक लाइन खाली छोड़कर आपने रीवैल्यूड अमाउंट लिख दी। कितनी है जी? 390। तो 450 से एसेट 390 पे आ गया, तो कम हो गया कितना लॉस? 60 का आ गया हमें लॉस। अब देखें, ये भी पहली बार होने लगा है आज। तो रीवैल्यूएशन एंड ऑफ द ईयर की हमने रिवीजन भी करनी थी, लेकिन ऐसे भी देखना था। ये पहली बार हुआ आपके सवालों में, ना किसी क्लास वर्क में हुआ था ना होमवर्क में हुआ था। क्या लॉस आया 60 का, लेकिन सरप्लस इतना ज़्यादा है कि उसने लॉस को कुछ समझा ही नहीं। लॉस ने खाने की कोशिश की उसको, लेकिन कुछ भी नहीं बचा कि प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ जाए। सरप्लस ज़्यादा था, लॉस कम था, तो सरप्लस ही बच गया। आज तक क्या होता था? लॉस ज़्यादा आता था, सरप्लस को खा देता था, और बाकी जो बचता था वो प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाता था। आज लॉस थोड़ा आया, सरप्लस को खा ही नहीं सका, तो बाकी सरप्लस बच गया। कितना? 75। ये बात समझ आई है? चलो अब इसको 30 जून पे डेप्रिशिएट कर लेते हैं। डेप्रिशिएशन करके यहाँ तक पहुंचे हैं, बस रीवैल्यू कर लो, अगले साल डेप्रिशिएशन करेंगे। समझ आ रही है? कुछ हाफजा वापस आ रहा है, याददाश्त थोड़ी सी जी। यार मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि राउंडिंग का डिफरेंस है। आप 7.5 लिख लोगे तो एग्जैक्ट आएगा, मैंने राउंड कर दिया ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहा था ना अभी जी, सही है। 7.5 लिखोगे जरा, मुझे पॉइंट से मैं जान छुड़ाई है, और कुछ भी नहीं है। आप राउंडिंग ना करो, एग्जैक्ट फिगर आएगी। वो 7 पॉइंट यहाँ डेफिनेट है, ये 25 एग्जैक्ट नहीं बनती मेरे ख्याल से। कितनी? हाँ
वहाँ यहाँ पे भी 7.5 आता है मेरे ख्याल से, तो वो बहरहाल फ़र्क यही है, ठीक है ना। तो वो राउंडिंग की हुई है, खैर है, कोई मसला नहीं है, रिलैक्स हो जाओ, टेंशन ना लो, ठीक है। अच्छा, आपका दिल नहीं मान रहा कि इस बात को, तो आप 7 आप राउंड ना करो, ठीक है, आप एक डेसिमल यूज़ कर लो। अच्छा जी, एंट्रीज कर लें भाई। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 12, सबसे पहले तो एसेट को खरीदने की एंट्री करेंगे दोबारा, नहीं ये नहीं दोबारा कर लेंगे, ठीक है। अब हर साल थोड़े खरीदते रहेंगे, एसेट खरीदा हुआ है हमने। अब डेप्रीसिएशन की एंट्री कर दें जी 25 से, बोले एंट्री। तो 30 जून 2012 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 25 से, और साथ ही ट्रांसफर की एंट्री भी करनी पड़ेगी। क्यों? याद करो, लिखवा के भेजा था, जिस साल में सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा होगा, सरप्लस का बैलेंस, उस साल डेप्शन की 2 एंट्री होंगी, 25 की भी और 8 की भी, ठीक है। ये एंट्री क्या थी, कुछ याद है? याददाश्त कुछ वापस आ रही है थोड़ी सी? एंट्री क्या थी बोल दो। अब तो रोजे खत्म हो गए, अब कोई माफी नहीं है। अब टेस्ट देने पे 1.5 घंटा खड़े होना है, होमवर्क ना करने पे 1.5 घंटे खड़े होना है, एंट्री ना बोलने पे भी हो सकता है खड़े हो जाओ। बोलना है, बोलना है, बोलने वाले पास होते हैं जी। रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग, वही जो कहा था, अपवर्ड रिवीजन की वजह से डेप्शन 8 से बढ़ गई, जिस वजह से प्रॉफिट 8 से कम होगा, रिटेन अर्निंग भी कम होगी। यहाँ पर रिटेन अर्निंग को बढ़ा लेंगे, यानी क्रेडिट और कम करेंगे उस अकाउंट को, इसे सरप्लस में बढ़ाया था, यानी रिवन सरप्लस, तो डेबिट रिवन सरप्लस क्रेडिट रिटेन अर्निंग। याद आया कुछ? मुझे तो याद है, ठीक है। तो बोले जी, बोले एंट्री। ये जो 2x पे सुन रहे थे ना, उन्हें कुछ समझ नहीं आई होनी, अब उन्होंने रिवर्स किया, उन्हें रिवर्स करके अब वो नॉर्मल स्पीड करेंगे, सुनेंगे कि पता नहीं सर ने क्या कह दिया, निकला कुछ भी नहीं, वही बात जो लिखवाई थी। अच्छा जी, तो 30 जून 2000, आप लोगों से पहले थोड़ा सा मैंने आप लोगों को अलर्ट किया कि भाई ये डबल स्पीड में ना सुना करें लेक्चर जी। बोले रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। वैसे भी ना आप लोगों के लिए मैं इतनी फेवर काफ़ी कर देता हूँ ऑनलाइन वालों, कि आप लोगों की हर क्लास तकरीबन 1 घंटा 15 से 20 मिनट से ऊपर कभी भी नहीं गई। हालांकि मेरी यही क्लास सुबह वाली 1.5 घंटे की होती है, लेकिन उसके अंदर से चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से जब हो जाती हैं, तो फिर उसके बाद ये दूसरी क्लास की रिकॉर्डिंग आपको देता हूँ, वो 5 से 10 मिनट आपकी रिकॉर्डिंग में सेव होते हैं, डाउनलोडिंग में सेव होते हैं, और चीज़ें रिफाइंड फॉर्म में आपको मिल रही होती हैं। बस इतनी फेवर काफ़ी होती है। नॉर्मल स्पीड पे सुना करो, वरना अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होगे, इंतजामिया जिम्मेदार ना होगी। रीवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद जी हो एसेट क्या हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है, कोई बात नहीं, रीवैल्यूएशन के दिन 2 एंट्रीज, रीवैल्यूएशन की 2 एंट्रीज है बस, जिस दिन मर्जी रीवैल्यूएशन हो जाए। हम एक सवाल करेंगे कुछ दिन बाद जाके, दरमियान में साल का रीवैल्यू कर देंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे वही उसूल है, वर्किंग में एक लाइन खाली जोड़ो, रीवैल्यू अमाउंट लिखो, सरप्लस लॉस निकल आएगा। एंट्रीज में पहले ट्रांसफर की एंट्री करो, सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री करो, बस उसूल वही है, ठीक है। जिस दिन मर्जी रीवैल्यूएशन करो। तो 30 जून 2012 पर ट्रांसफर की एंट्री करनी है। अब ये यहाँ पे हम खड़े, ये रिवैल्यूएशन करनी है ना, ये रिवैल्यूएशन हुई है ना, बोलो। इससे ऊपर देखो कोई रिवैल्यूएशन हुई है, ये तो इस दिन तक की डेप्रिसिएशन तो वैसे ही वफात पा चुकी हुई है। तो इसके दरमियान में कितनी डेप्रिसिएशन है? सिर्फ 25 की। ईद से पहले वाले सवाल में 2 डेप्रिसिएशन आ रही थी, क्योंकि 2 साल बाद रिवैल्यूएशन हो रही थी, ठीक है। 5 साल बाद रिवैल्यूएशन, तो 5 साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी होगी। यहाँ 1 साल बाद हो रही है, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हुई पड़ी है, ठीक है। जाग रहे हो ना? अच्छा जी, तो 30 जून 12 पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट, एसेट प्लांट, ठीक है जी, 25 से। अच्छा, वो तो मुश्किल तरीका थोड़ा सा लगता है आपको, आसान तरीका क्या है? 18 से क्रेडिट हुआ था, डेबिट होके एलिमिनेट होके नील हो गया। आगे बढ़े, अब 25 से क्रेडिट हुआ था एक्यूमुलेशन का अकाउंट, अभी तक डेबिट नहीं हुआ, तो फिर एक्यूमुलेशन के अकाउंट के अंदर कितना बैलेंस पड़ा होगा? 25 का, तो उसको ट्रांसफर कर दिया हमने, एक्यूमुलेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद अब मैंने कहा था जो मर्जी सिचुएशन हो, वर्किंग आपको खुद एंट्री करा देगी। मसला क्या है? तो बहुत आसान एंट्री है। उल्टा एसेट क्या हो रहा है? कम, ठीक है। और रिवन सरप्लस वो क्या हो रहा है? वो भी कम हो रहा है। अब एसेट की नेचर डेबिट नेचर का अकाउंट है, और सरप्लस क्रेडिट नेचर का। एसेट कम हो रहा है 60 से, तो क्रेडिट कर देंगे, और रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, ये कम हो रहा है तो डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो एसेट यानी प्लांट क्रेडिट हो गया 60 से, रीवैल्यूएशन लॉस आया, लेकिन सरप्लस ही इतना पड़ा था कि कोई प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करने वाली फिगर निकली ही नहीं, तो सारे का सारा लॉस
रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट होकर उसको बस कम कर देगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस पहले 135 पड़ा था, 75 पे आ गया। वो लॉस सरप्लस का कम हो जाना भी तो लॉस ही है, एक गेन को खा के कम कर दिया उसने, ठीक है। तो ये हमारे 2 साल की एंट्रीज होगी। यहाँ तक कोई मसला है तो पूछ लो। जी बेटा, हाँ जी, पता नहीं, ये पिछली क्लास में भी सवाल आया था, मैं हैरान हुआ था, मैं दोबारा हैरान हो गया, मैं दोबारा जवाब दे देता हूँ। मैं लाइन सीधी कर लूँ ज़रा। अच्छा, इधर देख, किधर से आया सवाल। ये सरप्लस आया, अरोज ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री क्या की, एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट, ठीक है। इस 143 की क्या एंट्री की, चलो इसको छोड़ो, ये समझ नहीं आता। इस 8 की एंट्री क्या की, बोलो, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। 143 में से 8 निकला, कितना बचा, 100। इस 135 की क्या एंट्री की है, अब समझ आई बात। बचा हुआ बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री होती है, देखो ना, देखो 143 पड़ा था, 8 ट्रांसफर किया, एंट्री किया आपने, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, हो गया 8। ये क्वेश्चन क्या है अभी स्टूडेंट का कि 135 जो बचा है इसकी क्या एंट्री करें, तो मैं वो समझा रहा हूं कि 143 पड़ा था, 8 की ट्रांसफर की एंट्री की, सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट, कितना बच गया 135, इसकी क्या एंट्री की है, कोई एंट्री नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस है। अब इसमें से 60 निकल गया, अगर ये ना लॉस आता, चल रहा होता एसेट, तो फिर 8 ट्रांसफर करते, फिर बच जाता, जो बचता उसकी कोई एंट्री ना होती। अब ये 60 ट्रांसफर, ये 60 क्या लॉस आया, इसने सरप्लस को खाया, तो इसकी एंट्री क्या की आपने, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट प्लांट क्रेडिट एसेट क्रेडिट, ठीक है ना। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट हुआ 60 से, इसकी एंट्री कर दी हमने। ये जो 75 बचा है तो क्लोजिंग है, इसकी क्या एंट्री करनी है, कोई एंट्री नहीं करनी, ठीक है, सही है, सही है। ओपनिंग क्लोजिंग की कोई एंट्री हम नहीं करते, ओके जी। यहां तक कोई मसला है तो पूछ लें। ईद की छुट्टियों की कारगुजारी बाद में क्लास के सुना लीजिएगा एक दूसरे को, फिलहाल पढ़ लें, ठीक है ना, सब बच्चे बच्चियां जी। यहां तक कोई मसला है तो बताएं, चल सकते हैं आगे, देख लो। फिर तीसरा साल और मार्कर है लाल, 30 जून 13 शेयर बन गया जी। 30 जून 13 वाले साल में मार्कर हो गया लाल, 30 जून 13 वाला साल मार्कर है लाल, 380 के ऊपर एसेट चला गया 30 जून 13 वाले दिन, लेकिन पहले 30 जून 13 पे लाना पड़ेगा, पहले डेप्रिशिएट करना पड़ेगा। तो 30 जून 13 पर एसेट को, मैंने कहा डेट ना लिखो अगर कंफ्यूज होते हो तो, इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ डेप्शन लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 390, डिवाइड करने लगोगे 390 को, तो लाइफ निकालते हुए आपकी डेप्शन के सामने ऐसी कोई डेट होगी नहीं जो आपको आपके कानों को फ्यूज करे, ठीक है। और आप वैसे बताया हुआ है लेटेस्ट रीवैल्यूएशन के दिन खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालते हो। अब यकम जुलाई 10 को एसेट खरीदा, 30 जून 11 तक 1 साल, 30 जून 12 तक 2 साल, 2 साल गुजर चुके, 20 में से 2 गए तो रिमेनिंग। आप कहते हो कि हर बार ये किए जा रहा है, क्या ये बंदा है यार बार बार बोलता है। भाई देखो, मैंने आपको कई बार बताया है, हमें सवालों के अंदर ऐसे नहीं कहा करेगा कि एसेट की ज़िंदगी खरीदने से लेकर उसके एंड तक की एंट्रीज करो, बल्कि एसेट की ज़िंदगी के किसी भी साल में खड़ा कर देगा हमें सवालों के अंदर जाके, तीसरे साल, चौथे साल, 5वें साल। तो हमें ये चीज़ें ऐसे ही याद होनी चाहिए कि हम रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालते हैं जी, एसेट की रिवेल के दिन खड़े होकर। आप टोटल में से इतने साल निकालो, रिमेनिंग इतना बचा, मैं आपको वर्किंग से दिखा रहा हूँ, डेप्शन एक्यूमुलेट निकालो, इसलिए कि साल, ये जिंदगी, एसेट की ज़िंदगी किसी भी साल में लाकर हमें खड़ा कर सकता है, ठीक है, सही है। चले, तो सरप्लस के साथ भी वही 75, इधर सोचना ही नहीं पड़ता, एक बार सोच लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर तो जी 30 जून आप लिख दो, 12 हो गया डेप्रीशिएट, कितना 22, हाँ सॉरी जी 368 बुक वैल्यू आ गई और 71 इसकी बुक वैल्यू, बुक वैल्यू होती है ये सरप्लस की बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब क्लोजिंग डेट, क्लोजिंग क्या आ रहा है, बैलेंस, किसी भी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है उसकी बुक वैल्यू ही है। बुक वैल्यू मतलब किताबों के अंदर नजर आए, अगर री वैल्यू ना होता तो 30 जून 13 पर सरप्लस की बुक वैल्यू 71 नजर आती, सही है। चल, तो ये आ गई एसेट की और सरप्लस की बीवी 30 जून 13। अब एक ही बार एंट्रीज करते हैं, डेप्शन की हो सकती है लेकिन चलो काम पूरा कर लेते हैं, साल टू साल चल रहे हैं ना जी। 30 जून 13 पर एसेट क्या हो गया, 380 पे रीवैल्यू हो गया, तो क्या करें, एक लाइन छोड़ दें जी और
रीवैल्यूड अमाउंट लिख लें। तो 30 जून 13 पर रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है जी? 380, 380 कितना आ गया? 12। फिर क्या आ गया? लो भाई, ये लॉस था। किसी ने बताना नहीं पसंद किया कि सरप्लस नहीं आया, बैलेंसिंग लॉस आया। आप कहते हो कि अच्छा बच सरप्लस गया इसलिए शायद सर ने लिखा है कॉन्सेप्ट ये होगा। कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, गलती हुई थी मुझसे, हद होगी कसम से जी। सरप्लस आ गया, अब 12 का सरप्लस आ गया, तो पहले सरप्लस पड़ा तो क्या क्या करे, रोने लग जाए? जाके ऐड कर दो, सिंपल। तो ये आज से पहले नहीं हुआ था सवाल के अंदर। मैंने कहा चलो ये रिवैल्यूएशन भी हो जाए रिवाइज और ये काम भी हो जाए, ठीक है। ये लॉस इतना कम आया कि सरप्लस को ना खा सका तो कोई बात नहीं, सरप्लस पड़ा था, सरप्लस आ गया, ऐड कर दो। ऐसे ही लॉस पड़ा हो, लॉस आ जाए, ऐड कर दो। लॉस आए और सरप्लस इतना ज्यादा हो, नहीं, सरप्लस आए और लॉस इतना ज्यादा हो कि सरप्लस को खत्म ना कर सके, तो सिर्फ लॉस खत्म होकर कुछ भी सरप्लस में नहीं आएगा, फिर भी लॉस ही बच जाएगा। यानी सिचुएशन आप हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सिचुएशंस बना लो, आपने अपने उसूलों को नहीं छोड़ना, आपके रीवैल्यूएशन में कोई मसला नहीं होने वाला। रीवैल्यूएशन बस इतनी सी इतनी करवा दिया आपको, वर्किंग में ये करना है, एंट्रीज में ये करना है, ठीक है ना, बस। बाकी आप जिस दिन रीवैल्यूएशन उस दिन ये काम कर लो, सही है। चले जी, तो 12 का सरप्लस मजीद आ गया और ये 83 पे चला गया। मजीद करें डेप्रिशिएट अब नहीं। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2013, पहले खरीदने की एंट्री करा दो फटाफट, नहीं करनी भाई। फिर डेप्रिसिएशन बिल्कुल होगी डेप्शन, तो डेप्शन की एक एंट्री होगी या दो? दो देखते ही बताना चाहिए था आपको जर्नल एंट्रीज ये वर्किंग को। जब मैंने पूछा कि डेप्शन की एक एंट्री होगी या दो, आप फौरन देखते सरप्लस का बैलेंस आ रहा है, दो होंगी। सरप्लस का बैलेंस जब तक आता रहेगा तब तक सरप्लस की 2 एंट्रीज, और जब लॉस का बैलेंस आने लग जाएगा तो सरप्लस की ये डेप्शन की एंट्री एक होगी, दूसरी एंट्री करते नहीं है। लेकिन वर्किंग में वो प्लस के साथ फिगर लिखना जरूरी क्यों है, ये मैंने इससे पहले प्रूव कर दिया था आपको, याद है कि अगर हम ना वो प्लस वाली फिगर लिखें तो एंड पे हमारा गेन या लॉस जो है वो गलत फिगर निकल आती है। इसलिए एंट्री इसलिए नहीं करते कि एंट्री का क्या फायदा, रिटेन अर्निंग्स डेबिट, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट, नहीं करते एंट्री, बस बात खत्म, ठीक है। लेकिन वर्किंग में लिखना क्यों जरूरी है, ये ईद पे जाने से पहले आपको प्रूव करके भेजा था मैंने, ठीक है। चल तो जी 30 जून 2013 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से जी? 22 से। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 रुपए से हो गया जी। एसिड डेफिसिट होके पहुंच गया 30 जून 13 पे। अब रीवैल्यू हो रहा है तो एंट्रीज में क्या करते हैं, ट्रांसफर की एंट्री और फिर सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग। ट्रांसफर की एंट्री क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट और एसेट यानी प्लांट क्रेडिट। इधर देखो इस दिन रीवैल्यू कर रहे हैं, इससे पहले इधर रीवैल्यू हुआ था, दरमियान में सिर्फ 22 की डेप्रीसिएशन ही एक्यूमुलेट होगी, क्योंकि उस दिन तक, इस दिन तक की डेप्रीसिएशन तो ट्रांसफर होगी ना, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो 22। बाकी आसान तरीका क्या है, ये 25 क्रेडिट हुआ था, पहले 18 क्रेडिट हुआ था, डेबिट होकर खत्म, फिर 25 क्रेडिट हुआ था, डेबिट होकर खत्म। अब 22 क्रेडिट हुआ पड़ा है, अभी डेबिट नहीं हुआ, तो यही बैलेंस पड़ा हुआ है, तो डेबिट करो, इसको भी कर दो खत्म। एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसेट क्रेडिट 22 से, और अब सरप्लस आ गया, फिर अच्छी बात है, सरप्लस आ गया तो 20 जून 13 पर रीवैल्यू एसेट डेबिट, एसेट नहीं प्लांट बोलो, प्लांट ही बोल दो जी, प्लांट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 12 से, और हमारा सवाल हुआ खत्म। बस इतना सवाल था। ये रिवैल्यूएशन है। स्टार्ट ऑफ द ईयर की तो बहुत प्रैक्टिस की थी ना, मैंने कहा ये ना कहें सर ने एंड ऑफ द ईयर रिवैल्यूएशन गोली करा दी, गोली क्या करा दी, है ही कुछ नहीं। बहरहाल एक सवाल और हो गया, यहां तक कोई मसला नहीं है। चले अब आप ऐसा करें, डिस्पोजल से पहले ना जरा रिक्वायरमेंट बी आप पूरी करें। रिक्वायरमेंट बी क्या है देखें, प्रिपेयर एसेट अकाउंट एंड एक्यूमुलेशन अकाउंट टू रिकॉर्ड अबव ट्रांजैक्शन फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्लांट टू द ईयर एंड 30 जून 13, यानी सारी जिंदगी के इसका अकाउंट्स बनाने हैं, और साथ में ना आपने रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट भी बनाना है। 3 अकाउंट्स बनाने हैं, आपके पास हैं सिर्फ 3 मिनट।
एंट्रीज हुई पड़ी हैं, शक्लें क्यों बना रहे हैं, देख लें, जल्दी करें। मैंने बनाए हुए हैं पिछली क्लास में, ये टाइम सेव होता है पिछली क्लास के अंदर। नहीं अकाउंट्स, हाँ इधर ही रखें, अकाउंट्स बनाने देख लें, चले कोई बात नहीं बच्चे। मैंने पिछली क्लास के अंदर अकाउंट्स बनाए, आप क्लास के अंदर वो अकाउंट्स बने हुए हैं, तो ये 2 से 3 मिनट सेव हो गए, आप बनाएंगे मैं शो कर दूंगा। तो ऑनलाइन वाले बच्चों बस इतना ही डिस्काउंट होता है आपके पास, जो टाइम में मैं ऑलरेडी कर देता हूँ कि आपकी तकरीबन 1 घंटा 25 से 30 मिनट की क्लास को 1 घंटा 15 से 20 मिनट पे ले आता हूँ। मत डबल स्पीड किया करें, नॉर्मल स्पीड पे सुना करें प्लीज़। मेरा दिल कर रहा है ऑप्शन ही ख़त्म करवा दिया जाए किसी तरह से, ये ऑप्शन चले ही ना, फास्ट फॉरवर्ड वाला। जल्दी करें जी, जल्दी करें, शाबाश। इतनी देर में तो बन जाना चाहिए था जी, जल्दी करें। 1 मिनट गुजर गया है, ये ना कहना आप घड़ी तेज है आपकी, नहीं गुजर गया सचमुच। शाबाश शाबाश। साइमल्टेनियसली तीनों अकाउंट्स खोल लें, ये ना किया करें कि एक अकाउंट बना लें पूरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। साइमल्टेनियसली तीनों अकाउंट्स ओपन करें और तरतीब से एंट्रीज वहाँ पोस्ट करें, रिवीजन हो जाएगी। यूँ समझे 2 सवाल कर लिया आपने, एसेट खरीदने की एंट्री करें, फिर डेप्शन एक्सपेंस की एंट्री करें, फिर रीवैल्यूएशन के लिए ट्रांसफ़र की एंट्री करें, सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग की एंट्री करें, फिर इनको क्लोज़ करें अकाउंट्स को, फिर अगले साल में सबसे पहले इन्हें ओपन करें, फिर अगली एंट्रीज तरतीब से करें। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। घर पे जो आपने अकाउंट्स बनाए थे दोनों सवालों के, क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया था आपने? कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया था? 5-6 बच्चे बना के आए लेजर्स, एक छोटा सा कंक्लूजन ड्रॉ करना था उसमें कि अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन हो तो क्यूमुलेटेड डेप्शन का बैलेंस मौजूद होता है। ईयर एंड रीवैल्यूएशन हो सवाल में, तो जिस साल में रीवैल्यूएशन होती है उस साल में एक्यूमुलेशन का बैलेंस 0 हो जाता है, क्योंकि ईयर एंड पे जो रीवैल्यूएशन होती है। एक छोटा सा कंक्लूजन ड्रॉ करना था, आगे नोट्स में जाके काम आएगा, नोट बनाते हुए। कल मैं हर बच्चे का चेक करूंगा दोनों सवालों के लेजर। ईद से 1 दिन पहले वाला वो जो मैंने होमवर्क भी दे के भेजा था, अगर भी ज़रा इधर दिखाएं ना बच्चों को, मैं बता दूं, ऑनलाइन वाले बच्चों का भी चेक करूंगा होमवर्क में। अल्लाह तो देख रहे हैं ना जी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, बैटरी चेंज करने के लिए पॉज करना पड़ा कि जो कल आने वाले बच्चे हैं वो सुन लें, वो ये दोनों सवालों के लेजर्स बना कर आएंगे। मैं कल ये होमवर्क चेक करूँगा, फिर खुश होने की ज़रूरत नहीं है जो कल छुट्टी करने का ज़्यादा किए बैठे हैं। ये होमवर्क मंडे को दोबारा चेक होगा, ठीक है? यानी हर बच्चे ने ये 2 लेजर्स अपने नोटबुक्स पे आमने सामने सफ़ों के ऊपर दोनों सवालों के बनाकर लाने हैं, वरना खैर नहीं। जी बन गए होंगे लेजर्स, बन गए लेजर्स। जी ले आए जरा। वैसे आप पहले क्यों ले आए? मैंने तो अभी आपको कहा नहीं था, नहीं खुद से नहीं लाना आपने। जी बच्चों, एसिड खरीदा हमने कितने का था जी? 3,50,000 का। अब अगर पुरानी बातें ही होती, बस कर दें, अब थोड़ा सा देख लें, आप पे तस्वीर खींच लेना। अब पुरानी बातें ही होती, यानी एसिड रीवैल्यू ना होना होता तो एसिड अकाउंट एसिड की कॉस्ट शो करता, याद है? ऐसे ही है ना? ठीक है, 1 मिनट, छोटा सा काम और भी कर लें।
अच्छा जी, तो मैं ये कह रहा था कि अगर एसेट रीवैल्यू ना हो रहा हो तो एसेट अकाउंट जो है वो कॉस्ट शो करता रहता है सारी ज़िंदगी, लेकिन अगर एसेट ज़िंदगी में कभी रीवैल्यू हो जाए तो फिर एसेट अकाउंट जो है वो एसेट की लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो करने लग जाता है। ज़िंदगी का पहला सवाल याद करें जो आपको रीवैल्यूएशन का करवाया था, उसमें यह था कि पहले साल में एसेट रीवैल्यू नहीं हुआ था, दूसरे साल में जाके रीवैल्यू हुआ था। अगर आप अपना रीवैल्यूएशन का वो पहला सवाल ओपन करेंगे ना, अभी करना है अभी कर लें, घर जाके ओपन करना है घर जाके देख लीजिएगा, तो वो जो एसेट अकाउंट आपने पहला बनाया था उसमें पहले साल में क्लोजिंग बैलेंस एसेट की कॉस्ट नज़र आ रही थी, फिर अगले साल के पहले दिन एसेट रीवैल्यू हो गया था पहले सवाल में, ठीक है। तो एसेट अकाउंट जो है वो रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा था क्लोजिंग दूसरे साल के ऊपर। यानी एसेट अकाउंट अगर रीवैल्यू हो जाए तो एसेट अकाउंट के अंदर एसेट की कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होती है। इसलिए मैंने आज ऊपर लिख दिया एसेट अकाउंट के साथ, ये कॉस्ट भी हो सकती है, ये फेयर वैल्यू भी हो सकती है। अब आज इत्तेफाक ऐसा हुआ कि पहले ही साल के आखिरी दिन रीवैल्यू हो गया एसेट, तो इस एसेट अकाउंट ने कॉस्ट शो कर ही नहीं सका, बल्कि साल के पहले ही दिन किस पे चला गया, रीवैल्यूड अमाउंट पे। लेकिन ये गौर करें, एसेट अकाउंट 30 जून 11 पे 475 की रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा है, फेयर वैल्यू 30 जून 11 वाली ये, ठीक है। फिर 30 जून 12 पे जाते हैं तो 390 शो कर रहा है, ये दूसरे साल के एंड पे रीवैल्यूड अमाउंट है। 30 जून 13 पे जाते हैं तो ये 380 शो कर रहा है, ये यानी कि अगर एसेट रीवैल्यू हो जाए तो एसेट अकाउंट लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो करता है। यहाँ तक को मसला चलो। अच्छा जी, ये अकाउंट्स जी बनाए थे मैंने आपके लिए, तो इनकी अगर पिक्चर लेना चाहें तो ले लें। वैसे उम्मीद है बच्चे बना चुके होंगे। नज़र आ रहा है एंड तक कि नहीं नज़र आ रहा? ये लाइट कहाँ से ऑफ होगी? ऊपर वाली है, एक बार ऑफ करें ना ताकि बच्चे तस्वीर बना लें। सही नहीं आ रही मुझे लगता है ये तस्वीर, ब्लू बीच में यूज़ हुआ है ना। अच्छा रहने दो फिर जी, ये वाली बंद कर दूं, बेहतर हो जाता है। वैसे तस्वीर बनानी बनती नहीं थी, आप लोगों को खुद बना लिए ले होना था आपने अब तक। चले देख लेते हैं जी। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट पहली एंट्री आई, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट दूसरी एंट्री आई इस साल की, ठीक है। वो देखें ब्लैक एंट्रीज, ये पहली दो एंट्रीज मैंने बोली हैं। फिर साल के एंड पे ट्रांसफ़र और सरप्लस की एंट्री है। तो साल के एंड पे जितना बैलेंस पड़ा है, तो ये अकाउंट बन रहा हूँ तो बहुत आसान होता है। कितना बैलेंस पड़ा है? 18 को ट्रांसफ़र किया, अकोमोडेशन डेबिट एसेट क्रेडिट, ठीक है। और अब सरप्लस या लॉस की रिकॉर्डिंग है तो सरप्लस आया था। सरप्लस कितना आया? 143। एसेट डेबिट, आप कहोगे एसेट लिख दिया आपने सर, खैर ऐसे प्लांट लिखना है, लो भाई प्लांट लिख देते हैं। प्लांट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, ठीक है। तो प्लांट अकाउंट डेबिट 143 से और रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट क्रेडिट हो गया 143 से 30 जून 2011, ठीक है। सही है। लाइट्स ऑफ है ना, वो वाली जो मैंने की थी ऑफ ही है ना। अच्छा चल, अच्छा जी, अब क्लोज हो गया साल। क्लोजिंग बैलेंस 475, क्लोजिंग बैलेंस नील। क्यों? क्योंकि जिस सवाल के अंदर ईयर एंड रीवैल्यूएशन होगी ना, तो जिस दिन रीवैल्यूएशन हो रही होगी उस दिन तक की डेप्ट तो ट्रांसफर हो जाती है, तो फिर उस दिन क्लोजिंग बैलेंस जीरो ही होगा, ठीक है। और ये 143 का बैलेंस शो कर रहा है रीवैल्यूएशन सरप्लस। अगला साल शुरू हुआ, ओपनिंग 143, ओपनिंग 0 और ओपनिंग 475। अब ब्लू ईयर शुरू हुआ। ब्लू ईयर में डेप्रिसिएशन की एंट्री, ट्रांसफ़र की एंट्री रिटेन्ड अर्निंग्स में, इंक्रीमेंटल डेप्शन वाली। फिर ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन, तो ट्रांसफर टू अकोमोडेशन का ट्रांसफर का की एंट्री है एसेट अकाउंट में, और सरप्लस लॉस की रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो पहली एंट्री डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट 25 रुपये से, डेप्शन डेबिट अकोमोडेशन क्रेडिट 25 से। दूसरी एंट्री रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 8 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट 8 से, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 8 से। रिटेन्ड अर्निंग्स बना नहीं रहा मैं, ठीक है, सही हो गया। फिर ईयर एंड पे अब रीवैल्यूएशन हो रही है तो ट्रांसफ़र की एंट्री 25 से एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसिड क्रेडिट, 25 से एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट एसिड क्रेडिट, ठीक हो गया। और ईयर एंड पे फिर रीवैल्यू हो गया तो 60 से सरप्लस
लॉस आया था ना रीवैल्यू होने पर। तो सरप्लस डेबिट प्लांट क्रेडिट, तो सरप्लस डेबिट 60 से और प्लांट क्रेडिट 60 से, ठीक है। यहां पे मैं बस वो लिख दूं एसेट की बजाय प्लांट, मैंने नहीं लिखा था पिछली क्लास में। बहरहाल यहाँ पे क्या आ गया जी, प्लांट, ठीक है ना। वैसे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता, आपको पता ही है। और कहाँ गया कलर, पता नहीं कौन सा कलर था। चले यहाँ पे क्या आ गया, प्लांट, ठीक है जी। नीचे भी प्लांट लिख देते हैं जी। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा, वैसे ज़रूरी तो नहीं है, चलो अब लिख देता हूँ, फंस गया हूँ, ठीक है जी। चले, और कहीं मुझे नज़र आएगा तो मैं लिख देता हूँ। प्लांट प्लांट प्लांट, दिन रात करें हम प्लांट। अच्छा जी, सॉरी, सही है जी, अब ठीक है। चले, अच्छा कहाँ थे हम, ब्लू ईयर में थे, ब्लू ईयर में थे। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और प्लांट क्रेडिट, यहाँ पे मैंने सरप्लस ही लिख दिया, हालांकि ये आया क्या था, रीवैल्यूएशन लॉस। कोई मसला नहीं है, छोटी छोटी बातों से परेशान होते हैं ना जो आप, ठीक है। ये छोटी छोटी बातों से आपके नंबर नहीं कटते, आपके नंबर इतने सस्ते हैं कि हर बात पे ऐसे कटते हैं। देखें ना, एसेट क्रेडिट, इसके अगेंस्ट डेबिट क्या हुआ है, रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट। अब रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट होता क्यों है, लॉस आने की वजह से होता है, तो ये लॉस ही है लिखने की। अच्छा, किसी ने यहाँ पे रीवैल्यूएशन लॉस लिख दिया, वो भी सही है, पर ये ना हो कि रीवैल्यूएशन लॉस हो को नवा अकाउंट ओपन किया हुआ हो। हाँ, डेबिट इसी अकाउंट को करना है, फिर यहाँ पे रीवैल्यूएशन सरप्लस लिखो, रीवैल्यूएशन लॉस लिखो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। बस डेबिट इधर 60 होना चाहिए, क्रेडिट इधर 60 होना चाहिए, ठीक है, सही है, क्लियर है ये बात। चले, ओके जी, साल खत्म, आखिरी एंट्री थी ना। उसके बाद क्लोजिंग 390 लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, ये चेक भी होता है। एसेट अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस वो वाली रीवैल्यूड अमाउंट शो करता है जो अभी लेटेस्ट रीवैल्यूएशन हुई होती है। ये चेक होता है कि हमारा सवाल सही हुआ हुआ, ठीक है ना। तो 390 चेक कर लें आप, सवाल के अंदर देखें, दूसरे साल की एंड वाली रीवैल्यूड अमाउंट यही है 390। और चूंकि ये एंड रीवैल्यूएशन है, इसलिए एक्यूमुलेशन का बैलेंस 0 आ रहा है जी। जिन बच्चों ने घर पे लेजर बना लिए थे उन दोनों सवालों के, उन्होंने ईद से पहले जो इमीडिएटली पहले वाले दिन, हफ्ते वाले दिन सवाल करवाया था, उसके अंदर उन्होंने देखा होगा 2-2 साल बाद था ना, वो ज्यादा अच्छा सवाल था कि जिस साल रीवैल्यूएशन होती थी उस साल क्लोजिंग बैलेंस 0 आ जाता था एक्यूमुलेशन का। क्यों, जितनी डेप्शन पड़ी होती थी ट्रांसफर हो जाती थी, ठीक है ना। चले, अच्छा अब रेड ईयर शुरू होता है, डेप्रिसिएशन की एंट्री है 22 रुपये, सरप्लस की एंट्री है 4 रुपये। इधर देखें, डेप्रिसिएशन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 22 रुपये, रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 4 रुपये, ठीक हो गया। फिर ट्रांसफर की एंट्री है 22 से और सरप्लस की एंट्री है 12 से। तो ट्रांसफर की एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट कितने गया, सॉरी, एक्यूमुलेशन डेबिट और एसेट क्रेडिट 22 से हो गया। उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट हो रहा है और प्लांट क्या हो रहा है, डेबिट। देखो, प्लांट डेबिट 12 से, रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 12 से, यहाँ प्लांट, वहाँ रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया, ठीक है। तो मैंने तो तीनों में ही रीवैल्यूएशन सरप्लस लिख दिया है, मसला कोई नहीं था ना, ठीक है। इससे छोटी छोटी बातों से परेशान ना हो गए, ओके। चल, अच्छा जी, क्लोजिंग बैलेंस लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट शो कर रहा है, लेटेस्ट कितनी है क्लोजिंग डेट पे 0, और ये कितने पे आ गए 83 पे। अगर आप चेक करें ना तो आपकी वर्किंग और लेजर्स भी मैच कर रहे हैं। वर्किंग क्या बता रही है, एसेट 380 पे पड़ा हुआ है, आप एसेट अकाउंट को देखें तो 380 पे पड़ा, वर्किंग क्या बता रही है, सरप्लस 83 पे पड़ा हुआ है, 83 पे पड़ा हुआ है। अच्छा, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन हो तो चूंकि इस साल की डेप्रिसिएशन आ रही होती है और डेप्शन अकाउंट के अंदर एक्यूमुलेशन का बैलेंस भी कुछ पड़ा होता है, तो ऐसी सूरत में वर्किंग के अंदर एसेट को अगर वर्किंग से मैच करना हो ना, तो एसेट और एक्यूमुलेशन को नेट करके जो बुक वैल्यू आएगी ना वर्किंग से, वो मैच करेगा, क्योंकि वर्किंग बुक वैल्यू पे पड़ी होती है। थोड़ा सा फर्क है, ईयर एंड रिवैल्यूएशन में तो आपका एसेट अकाउंट डायरेक्ट मैच कर गया ना वर्किंग से, लेकिन अगर आपके क्यों मैच कर गया, एक्यूमुलेशन का बैलेंस 0 आ रहा है। अगर इधर बैलेंस पड़ा हो तो वर्किंग से आपने अगर इसको मैच करना हो तो एसेट और एक्यूमुलेशन को नेट करके जो बुक वैल्यू आएगी, क्योंकि वो वर्किंग बुक वैल्यू पे है ना, वो तब मैच कर रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आसान ही था, ईयर एंड रिवैल्यूएशन, तो यहाँ तक को मसला, यहाँ तक कोई मसला नहीं है। चलो, अब जनाबे वाला क्या हुआ, ये हो गया एसेट डिस्पोज। अगर आप अगली लाइन पढ़े ना,
तो अगली लाइन क्या कहता है जी, ये पढ़ें, रिक्वायरमेंट सी है बेसिकली। रिक्वायरमेंट सी है, अज्यूम प्लांट वाज सोल्ड फॉर 350 ऑन 1 जुलाई 2013। ठीक है, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड डिस्पोजल कह रहे कर दें। अच्छा, अब 30 जून 13 से अगला ही दिन है 1 जुलाई 13, समझो उसी दिन हो गया। ठीक है, लेकिन मैं चलो यहाँ पे खरीदने की एंट्री कोई नहीं होनी थी, ये साल तो है, चलो मैं लिख देता हूँ फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 14 है, ये मैंने माना, लेकिन इसमें पहले ही दिन ये एसेट क्या हो गया, खरीदने की एंट्री तो वैसे नहीं होनी थी। जब पहले ही दिन डिस्पोज हो गया तो इस्तेमाल की एंट्री भी नहीं हुई, रीवैल्यू वगैरह भी कोई नहीं हुआ, तो फिर करना क्या है, सिर्फ डिस्पोजल, 1 मिनट का काम जी। अभी मैं क्या जी, डिस्पोजल ऑफ आ रीवैल्यूड एसेट। ये पहली बार आपकी ज़िंदगी में आ रही है चीज़, ये आज की नई चीज़ है, आज की ताज़ा खबर है। अच्छा छोड़ो ये रीवैल्यूड एसेट, ऐसे पता नहीं क्या अजीब अजीब बातें लिखी जाती हैं। आप मुझे बताओ, आपको सिंपल डिस्पोजल की जर्नल एंट्री आती है? ज़रा मुझे बताओ क्या होती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन आपने कहा डेबिट होती है, और कैश डेबिट होता है, और एसेट क्रेडिट होता है। अच्छा, अब वो बचपन वाली बातें मुझे याद कराओ कि एसेट अकाउंट क्रेडिट किससे करते थे, जाने वाले एसेट की कॉस्ट से। क्यों जाने वाले एसेट की कॉस्ट से क्रेडिट करते थे, क्यों कॉस्ट से क्रेडिट करते थे? जब जिस दिन पहले दिन डिस्पोजल सिखाया था ना, स्टेप लिखवाया था, उस दिन ये बात बताई थी, उस दिन वाली बात आज काम आनी है। क्यों कॉस्ट से क्रेडिट करते थे, बातें भूलने वालों? क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ी उसकी कॉस्ट होती थी, जो एसेट अकाउंट में पड़ा होता था वही निकालना होता था ना, इसलिए एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते थे एसेट की कॉस्ट से। अगर एसेट एक बार जिंदगी में रीवैल्यू हो गया है तो क्या अब उसके अंदर कॉस्ट पड़ी होगी? कॉस्ट तो 350 थी, लेकिन एसेट तो पहले साल के एंड पे 475 पे चला गया। अगर इसके बाद बिकता तो 475 पड़ा था यहाँ पे, वो अलग बात है कि फिर अगले साल में 390 पे आ गया। अब इधर बिकता तो 390 पड़ा था, लेकिन ये इसके बाद बिक रहा है। तो देखो 1 जुलाई 13 पर इस एसेट अकाउंट के अंदर पड़ा क्या हुआ है? क्या 350 की कॉस्ट पड़ी है? नहीं, लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है। ठीक है, तो एंट्री तो वही थी, थोड़ा सा फर्क सिर्फ क्या पड़ गया, अब कॉस्ट की बजाय आपने यहां पर लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट या लेटेस्ट फेयर वैल्यू, जो भी लिखना चाहें वो लिख लें, ये आपने क्रेडिट करनी होगी। क्यों? क्योंकि एसेट अकाउंट में पड़ी ही ये चीज है। हम एसेट अकाउंट में से कॉस्ट क्यों निकालते थे? क्योंकि उसके अंदर पड़ी, एसेट अकाउंट के अंदर उस एसेट, जाने वाले एसेट की कॉस्ट पड़ी होती थी ना। ठीक है, तो हम कॉस्ट निकाल देते थे। आज इसके अंदर लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी है, डिस्पोजल करना है तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो कितनी है लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट? 300 तुसी, ये लो, डन। स्टेप 2 क्या होता था? वी विल डेबिट द accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of sale। अब मुझे ये बताएं, अगर कोई एसेट रीवैल्यू हो जाए तो क्या उसकी accumulated depreciation अकाउंट के अंदर डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की accumulation पड़ी होगी? नहीं, ये तो जिस दिन एसेट रीवैल्यू होता है उस दिन तक की डेप्शन तो वैसे ही ट्रांसफर हो जाती है। तो अगर कभी एसेट जिंदगी में रीवैल्यू हुआ हो तो उसके एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन पड़ी होती है, डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की नहीं होती। इसका मतलब जो दूसरी चीज़ चेंज हो गई हमारी, वो क्या है जी? वो ये है कि एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक का नहीं होगा, बल्कि डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक का होगा। ठीक है, ये बात समझ आई है? तो अब हमारे सवाल में तो मौज ही बड़ी है। क्या डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन क्या है? 30 जून 13। और डेट ऑफ सेल क्या है? वो एक ही बात है, यानी कि कुछ पड़ा ही नहीं। अच्छा, अगर ये कोई 1 साल बाद बिकता तो फिर मिसाल के तौर पे मैं इसी को कर दूं, इसी सवाल के अंदर कर दूं कि एसेट बिका है 1 जुलाई 14 को, तो फिर इस अकाउंट के अंदर, एक्यूमुलेशन के अंदर, क्या 1 जुलाई 10 से 1 जुलाई 14 तक की डेप्शन इकट्ठी हुई पड़ी होगी? नहीं 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 नहीं, आखिरी डेप्शन, आखिरी रीवैल्यूएशन के दिन तक की डेप्शन ट्रांसफर हो जाती है। तो इसका मतलब डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन 30 जून 13 से
फिर यकम जुलाई या 30 जून 14 तक की 1 साल की डेप्शन पड़ी होती, ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन मजे की बात, हमारे यकम जुलाई 13 पर ड्रॉ डाउन बैलेंस कितना है, क्योंकि इससे इमीडिएटली एक दिन पहले तो ये एसेट क्या हुआ है, रीवैल्यू हुआ है, तो जितनी डेप्शन थी वो सारी की सारी कहाँ चली गई, ट्रांसफर होकर एसेट अकाउंट में चली गई थी। तो यहाँ पर फिर क्या आ गया जी, आज 0 आ गया, ठीक है। स्टेप 3 रिकॉर्ड करेंगे कैश, कितने का बिका है एसेट, आप बताएंगे, सवाल में लिखा हुआ है, डिस्पोज हुआ है कितने का जी, 350 का, ठीक है। तो कैश डेबिट हो गया 350 से, और बैलेंसिंग खैर से लॉस ही है, आज भी इतना कुछ करने के बाद भी लॉस ही है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग फिगर 30 की आ गई, ठीक हो गया जी। तो मुश्किल लगा डिस्पोजल, मुश्किल क्या है जी, कुछ भी मुश्किल, 0 350 इधर कर लें ज़रा, 0 350 30 और 380 जी, सही हो गया, डन। अच्छा, अब एक मसला है छोटा सा, अभी भी एक छोटा सा मसला है, कि ये ज़रा ऊपर चला गया था, नहीं ये मसला नहीं है, मसला ये है, ज़रा इधर देखें, स्टेप 1 में हमने क्या किया, एसेट अकाउंट को क्रेडिट किया, एसेट अकाउंट को बोलो क्रेडिट किया कितने से, 380 से, इसको कहाँ फेंक दिया, डिस्पोजल में, ठीक है ना, यकम जुलाई 13 को, ठीक है ना। क्लोजिंग क्या आया, सही है। इसी दिन हमने स्टेप 2 में अक्यूमुलेट डेप्शन के अंदर जितना बैलेंस पड़ा था, ठीक है, इत्तेफाक से इस दफ़ा 0, वरना जितना होता वो कहाँ फेंक देते, डिस्पोजल में, तो इसका क्लोजिंग क्या हो गया, 0। अब आपको रोने की आवाज़ें आ रही, कोई फूट फूट के रो रहा है, कौन, ये कह रहा है सब 0 हो गए, मेरा क्या कसूर है, ठीक है, ये बात भी सही है, एक एसेट चला गया है, उसका सरप्लस स्टैंड कर रहा है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब इसके साथ क्या करना है भाई, इसके साथ वही करना है जो आज तक करते आए हो, इसके साथ क्या करते थे आज तक, जो स्लोली करते थे, रिटेन सरप्लस को डेबिट कम करते थे, रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट करते जाते थे, यानी आहिस्ता आहिस्ता इसको ट्रांसफर कर रहे होते थे आप रिटेन अर्निंग्स में। आज जब ये एसेट बिक गया है तो मतलब जितना अनरियलाइज्ड गेन पड़ा है सारा ही रियलाइज हो गया ना, तो सारे को एकदम से उठाकर फेंक दो रिटेन अर्निंग। भाई देखो, रिटेन सरप्लस क्रेडिट किया क्यों था सरप्लस आने पर जी, ये अनरियलाइज्ड गेन है, फ्यूचर गेन है, अभी कमाया नहीं है, जब असल में बेचेंगे तब कमाएंगे। भाई आज असल में बेच दिया है, तो जो सरप्लस पड़ा है वो सारे का सारा उठाओ और रियलाइज्ड गेन्स में फेंक दो। रिटेन अर्निंग में रियलाइज्ड प्रॉफिट्स पड़े होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस वाले, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो बैलेंस पड़ा हो एक एडिशनल एंट्री हो जाएगी। अगर एसेट रीवैल्यूड एसेट बिका है तो पहली एहतियात, कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट, और डेट ऑफ परचेज की बजाय डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन, ये पहली एहतियात हो गई, बाकी एंट्री वही थी। और दूसरी एहतियात, एक एडिशनल एंट्री आ जाएगी डिस्पोजल के वक्त अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा हो तो। यानी मजे की बात, डेप्रीसिएशन की भी 2 एंट्रीज तब में जब सरप्लस का बैलेंस होता था, याद है, लॉस वाले साल में 2 एंट्री नहीं होती थी। ऐसे ही डिस्पोजल के वक्त भी 2 एंट्रीज कब होंगी, जब सरप्लस का कोई बैलेंस पड़ा होगा। तो सरप्लस का बैलेंस पड़ा है, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है, 83 रुपए। ये 83 का 83 उठाकर कहां फेंक दो, अब ये सब रियलाइज हो गया, सबको फेंक दो कहां पे। आसान बात यह है, जो आज तक इज्जत करते हैं वही कर दो, ठीक है। क्या करोगे, रिटेन अर्निंग फेंकोगे तो खत्म करो इसको, रीवैल्यूएशन सरप्लस जा खत्म हो जा, डेबिट 83 से और क्रेडिट कर दो रिटेन। ये एक एडिशनल एंट्री होगी। देखो सरप्लस जब नजर आए तो डेप्रिसिएशन की भी 2 एंट्रीज होती हैं और डिस्पोजल की भी 2 एंट्रीज होती हैं, ठीक है, सही है। अब इधर देखो, इधर क्या बच गया, रीवैल्यू सरप्लस डेबिट हुआ 83 से, ऐसे तो ना करें डेबिट, ऐसे करें डेबिट। रीवैल्यू सरप्लस डेबिट हुआ 83 से, कहाँ फेंक दिया आपने, रिटेन्ड अर्निंग्स में, यकम जुलाई 13 पर। और अब इधर भी क्लोजिंग क्या हो गया, 0, ठीक है, और सही है। चले तो इधर देखें, अगर आप गौर करें तो एसेट अकाउंट का क्रेडिट होना और अक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट का डेबिट होना, वो चूंकि इकट्ठा ही आ रहा था, यहाँ पर 0 नेट करें तो 0 थी ना अक्यूमुलेशन, 380 से एसेट अकाउंट क्रेडिट हुआ, अक्यूमुलेशन डेबिट हुआ 0 से, तो समझें डिस्पोजल हो गया ना। आप अगर गौर करें तो ये 0 हो गया। और डेबिट किया रीवैल्यूएशन सरप्लस को भी आपने आखिरी एंट्री में, तो क्रेडिट नेचर की चीज़ डेबिट होकर
ये भी क्या हो गई भाई, जब एसेट ही नहीं रहा तो सरप्लस भी नहीं रहा, तो एसेट भी गया सरप्लस भी गया, बुक वैल्यू कुछ भी नहीं बची, डिस्पोज हो गया। ठीक है, ये था जी डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट। ठीक है ना, तो हमने ये जर्नल एंट्री सीखी आज, जर्नल एंट्री ऑफ डिस्पोजल इन केस ऑफ a revalued asset। ठीक है, एक और काम कर लेते हैं जी। पिछली क्लास में उठा के ऊपर ले गया था इसको, यहाँ पे नीचे ले आऊँ, वाह जी वाह, बड़ी लर्निंग होगी मुझे। फर्क तो कोई खास नहीं पड़ा। ठीक है जी, तो याद रह जाएगा, डिस्पोजल के वक्त जो है वो एडिशनल एंट्री एक करनी पड़ सकती है रीवैल्यूड सरप्लस की। अच्छा, आप ये ना आप सोचें, ये कल प्रूफ करूंगा मैं, आप हो सकता है घर जाके सोच आती कि देखो जी एक एसेट है उस पर एक दफ़ा लॉस आ रहा है और साथ ही गेन आ रहा है, छोड़ो इस बात को, कल प्रूफ करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है ना, असल में एक्चुअल गेन लॉस रिकॉर्ड होता है और वो नेट होकर बात वहीं की वहीं पहुंच जाती है जहाँ पे पहुंचानी होती है। लेकिन अभी फिलहाल आपने ये नहीं सोचना, आपने सिंपल डिस्पोजल की जर्नल एंट्री करनी है, उसके अंदर ख्याल रखना है कि एसेट अकाउंट को क्रेडिट करना है लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से, और एक्यूमुलेटेड redemption को डेबिट करना है डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्रिसिएशन से। ठीक है, और गेन लॉस रिकॉर्ड कर लेना है, और जो बैलेंस सरप्लस का पड़ा उसे उठाकर रिटेन अर्निंग में फेंक देना है, बस। ठीक है, अच्छा जी, आपका जो आज का हैंड आउट है इसके अंदर ये क्वेश्चन 2 अभी मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 4 को आपने काटना नहीं है, ये कल करवाना है मैंने। मसला ये है कि आज ओवरडोज नहीं कर रहा। यहाँ पर होता क्या है, 10 एसेट हमने खरीदे, 10 बिल्डिंग्स खरीदी, उनमें से उनको पहले डेप्रिशिएट करते रहे। सुन ले बेटा, एक मिनट सुन ले ज़रा। 10 एसेट्स खरीदे, 10 बिल्डिंग्स खरीदी एक जैसी, उनको डेप्रिशिएट कर रहे थे, उनको रीवैल्यू कर रहे थे, और फिर उनमें से 4 बिल्डिंग्स बिक गई। अब 4 बिक गई, 6 रह गई, असल तो सिचुएशन होती ही यही है। ठीक है ना, कैसे अकाउंटिंग करनी है ये आज नहीं सिखा रहा, अब बदअज़मी ना हो जाए, ये कल करेंगे। कल का हाफ लेक्चर डिस्पोजल पे है और हाफ लेक्चर पीपीई का नोट बनाना है हमने। ठीक है ना, तो ये आपने सवाल फिलहाल नहीं करना, काटना नहीं है, सिर्फ करना नहीं है। ठीक है ना, होमवर्क आपको हो जाएगा, ये अभी मैं क्वेश्चन 2 अभी करवाता हूँ, क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है, और होमवर्क के अंदर भी क्वेश्चन 1 होमवर्क है, 2 और 3 को फिलहाल आपने नहीं करना। कल मैं आपको एक सवाल करवाऊंगा और ये 2 होमवर्क में दूंगा, और फिर हम नोट करना सीखेंगे। ठीक है जी, तो आ जाएं जी। होमवर्क में क्वेश्चन 1 सिर्फ होमवर्क है आपका, बाकी 2 को फिलहाल पेंडिंग कर दें, कल होमवर्क होगा ये इंशाल्लाह। ठीक है, और क्लास वर्क में आपका क्वेश्चन 4 पेंडिंग है, क्वेश्चन 2 करवाता हूं और 3 आपका होमवर्क होगा। ठीक है, वैसे तो हमने डिस्पोजल ऊपर वाले सवाल के अंदर देख लिया था, लेकिन एक और सवाल इसका कर लेते हैं। ये सवाल पढ़ें जी। मिस्टर मोइन परचेज अ प्लांट फॉर 300 मिलियन ऑन यकम जनवरी 10, प्लांट हैज एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 10 साल एंड नो रेजिडुअल वैल्यू। यकम जनवरी 11 रीवैल्यूएशन डेट है, फेयर वैल्यू कितने पे चली गई, 500 पे, और फिर 31 मार्च 11 को यानी रीवैल्यूएशन के बाद 3 महीने बाद एसेट क्या हो गया, डिस्पोज हो गया। इसको भी करके देख लेते हैं जी, मसला तो कोई नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है जी। चल भाई तू वापस चल, मुझे जगह चाहिए यहाँ पे। हाँ जी, शुरू करें जी, शुरू करें, आपके पास हैंडआउट मौजूद है, शुरू करें शुरू करें शुरू करें वर्किंग। कि किस दिन खरीदा हमने एसेट, किस दिन खरीदा, जल्दी से बताएं किस दिन खरीदा। यकम जनवरी 2010 पे। कॉस्ट इसकी बता दें, ये तस्वीर खींच लीजिएगा, सिर्फ देख लें, कॉस्ट बताएं। 300। उसके बाद 31 दिसंबर 10 आया, कितनी लाइफ है इसकी भाई, तो 300 डिवाइडेड बाय 10, 30 की डेप्रिसिएशन आई,
बुक वैल्यू 270 आ गई, ये एसेट है हमारा, ठीक है। उसके बाद ये इसी दिन यानी इससे अगले दिन, बल्कि हम स्टार्ट ऑफ ये रिवैल्यूएशन पे चले गए। अब कोई परवाह नहीं है हमें, जिस दिन मर्जी रिवैल्यूएशन होती रहे भाई, हमें क्या स्टार्ट पे हो, एंड पे हो, मिड में हो, ठीक है जी। 1 जनवरी 11 पे एसेट रीवैल्यू होकर चला गया 500 पे, तो एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिख देंगे 500। 230 का आ गया हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस, 230। ये क्या है जी, हमारा रीवैल्यूएशन सरप्लस है। अब ये एसेट 31 मार्च 11 को बिका है, सही है, लेकिन पहले 31 मार्च 11 पर लेके तो आओ। तो 31 मार्च 11 पर डेप्रीसिएशन करनी है, तो 500 को डेप्रीशिएट करोगे, हाँ 500 को ही करोगे, और किसको करोगे, अच्छा डिवाइड बाय 9 जी, इनटू 3/12, और ओहो सॉरी गुस्से वाला आ गया जी। और यही काम आप सरप्लस के साथ भी कर दें, 230 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 3/12 जी, 14 और 6 जी। बुक वैल्यू 486 224 जी। अब इस एसेट को क्या करना है, हमने डिस्पोज करना है। तो भाई डिस्पोजल की मैं एंट्रीज ही कर देता हूँ। सबसे पहले 1 जनवरी 10 की एंट्री, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से जी, 300 से। उसके बाद डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट 30 से। ये किस दिन जी, 31 दिसंबर 10, साल ख़त्म हो गया, ठीक है। अब अगले साल के पहले ही दिन एसेट रीवैल्यू हुआ, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन डेबिट एसेट क्रेडिट 30 से। उसके बाद एसेट डेबिट रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट 230 से, 1 जनवरी 11 पर ही। अब 31 मार्च पे ये एसेट बिका, तो 31 मार्च 11 तक पहले डेप्रीशिएट करें, डेप्शन डेबिट एक्यूमुलेशन क्रेडिट 14 से, और ट्रांसफ़र की एंट्री कर दें, रीवैल्यू सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट 6 से। अब ये एसेट बिकने लगा है जी। अब बिकने की एंट्री कर लेते हैं इधर करके जी। 31 मार्च 11 पर एसेट बिक रहा है, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अंदर कितना पड़ा हुआ है जी, देखो 30 का क्रेडिट, 30 का जो क्रेडिट हुआ था ये डेबिट होके ख़त्म हो गया था। अब ये 14 ही पड़ा है, तो 14 से डेबिट, फिर बिका कितने का 750 से कैश डेबिट, और एसेट अकाउंट क्रेडिट होगा लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट से, कितनी है जी 500। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो गेन आ गया 278, मुश्किल आसान। अब जितना बैलेंस पड़ा हुआ है, कितना पड़ा है 224 का, वो सारे का सारा भी डेबिट करो और रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट कर दो, ठीक है। 31 मार्च 11, ठीक है जी। और ये डिस्पोजल इस जैसा ही सवाल है जो होमवर्क के अंदर दिया है, ठीक है जी। एक मिनट मैं आपको बोल्ड कर देता हूँ, आप इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए जी, वर्किंग और एंट्रीज, ठीक है। सिंपल सा सवाल है, ये कंटिन्यू कर दी मैंने, सामने लिख दी ताकि आपको थोड़ा सा ये जूम करके मैं दे सकूं पिक्चर बनाने के लिए, ठीक है। गुजारा हो रहा है, ठीक है जी। अब इससे अगला सवाल होमवर्क में है, और फिर चौथा सवाल फ़िलहाल पेंडिंग कर दें, कल करवाऊंगा मैं खुद इंशाल्लाह। उसके बाद होमवर्क के अंदर क्वेश्चन 1 आपका होमवर्क है, 2, 3, 4, 2 और 3 जो हैं वो कल आप इंशाल्लाह होमवर्क होंगे। कल इंशाल्लाह आप ज़िंदगी रही तो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।